टाइम खत्म होने के बाद पोल पे आंसर करेंगे सब एक साथ. टिल देन एवरीवन हैज टू वेट. लास्ट 2-3 मिनट, 2-3 सेकेंड्स. ओके बच्चों, तो सी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर. इज द पोल अवेलेबल? आंसर ऑन द पोल. जल्दी से पोल में आंसर मार्क करो. एवरीवन प्लीज मार्क योर आंसर्स ऑन द पोल. प्लीज मार्क योर आंसर्स ऑन द पोल. चलो, द टाइम इज अप एंड आई एम सीइंग दैट बहुत कम बच्चों ने पोल पे आंसर किया है. जिनका पोल पे आंसर नहीं आएगा उनको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा. That's for sure. I will ensure that you will be get removed from the lecture if you're not answering on the poll. चलो, एंडिंग पोल रिजल्ट शेयर करते हैं. लेट्स सी. तो आंसर क्या हुआ तुम्हें पता ही है यार. ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये पी वेक्टर होगा और इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ पर और इसी के डायरेक्शन में होगा इधर की तरफ. तो बच्चे पी पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे दोनों पे देखो यहाँ तो पैरेलल है और ये क्या बच्चे एंटी पैरेलल है. बट हमसे ये नहीं पूछा डाइपोल मोमेंट के. हमें यहाँ से ये नहीं पूछा कि डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा. हमसे पूछा है कि जो डाइपोल का एक्सिस है, तो एक्सिस कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन. इस एक्सिस के लाइन के पैरेलल, मतलब दोनों ही ऑप्शन होंगे, क्यू वाला पॉइंट भी और पी वाला पॉइंट भी. तो करेक्ट आंसर इज योर सी ऑप्शन. करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा. तो जितने लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे. लाइक बटन प्रेस करो. ऑल दोस हु हैव गॉट द आंसर सी एज करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट आंसर. बच्चे, शुभांगी ने से सवाल पूछा है और भी बच्चे डाउट में आ रहे होंगे सब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल. बच्चा परेशान नहीं होना, डाइपोल एक्सिस के पैरेलल पूछा है, डाइपोल मोमेंट के नहीं. चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों. तो बहुत ही बढ़िया, बस 23 बच्चों का सही था, औरों का नहीं सही था. अब समझ में आ गया? अगर अब समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देना. अगर अब गलती समझ में आ गई तो लाइक बटन प्रेस कर दो. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. द टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन 1 मिनट. ट्राई टू सॉल्व. Try to solve. I will launch the poll after 1 minute. सिद्धार्थ तुम मुझको चैट में आंसर कर देना. ओनली सिद्धार्थ विल आंसर ऑन द चैट. सिद्धार्थ भास्कर, उसका पोल नहीं आता है. The time is up. The poll is on your screen now. आपकी स्क्रीन पर सबके पोल दिखा होगा. तो आंसर ऑन द पोल. एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल. एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल. सबके सब बच्चे आंसर करें पोल पर. अटेम्प्ट तो करो, गलत होगा देखा जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. First of all, please attempt this question. Okay, the time for giving answer on the poll is and has ended. Also, बहुत ही कम बच्चे पोल पे आंसर करते हैं यार. ये मैं रिमूव करने वाला हूँ 1-2 बच्चों को. नहीं करोगे क्वेश्चन तो रिमूव उठा के फेंक दूंगा, है ना. यही करना पड़ेगा. चलिए,
तो सी ऑप्शन बच्चों के यहाँ दिए मैक्सिमम, कुछ बच्चों ने बी ए डी बी आंसर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी वेक्टर दे दिया है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बच्चे ये आपको एक्स एक्सिस दे रखा है, इसी के अलोंग आपको क्या दे दिया उन्होंने, डाइपोल मोमेंट वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया बच्चे आपने को, डाइपोल मोमेंट वेक्टर दे रखा है, ये हमने मार्क कर दिया डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके बेटा, अब क्या दिया हमको यहाँ पर कि द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एट ए पॉइंट पी कितना होगा, whose पोजीशन वेक्टर, मतलब पी पॉइंट दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना दे दिया बच्चा, हमें ध्यान से देखेंगे। द पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज आर वेक्टर। पोजीशन कितना दे दिया हमको बच्चे, आर वेक्टर गिवन है हमको, और ये एंगल कितना बना रहा है हमारा, थीटा। तो ये एंगल कितना बना रहा है हमारे बच्चे, थीटा बना रहा है। आप मुझे यहां से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनाएंगे, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कुछ ऐसी आई थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऊपर की तरफ आई थी, याद है कुछ किसी को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आई थी, हमने रिलेशन निकाला था, ये एंगल हमने लिखा था फाई। तो यहाँ फाई बराबर अल्फा है, बेसिकली फाई बराबर कितना है यहाँ पर, अल्फा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सीधे, अगर मैं ये एंगल निकालूं, ये दे भी रखा है कंडीशन मुझको, ये कंडीशन वी आर गिवन विद आल्सो tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, अल्फा प्लस थीटा। कितना हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑल दोस्त जिनका ऑप्शन नंबर सी सही है वो फटाफट से क्लैप करेंगे, एवरीवन जिसका सी ऑप्शन सही है वो क्लैप करेंगे, और जिनको समझ में आ गया है वो लाइक बटन प्रेस करो, जिनको समझ में आ गया है दे हैव टू प्रेस लाइक बटन, they have to press like button, they have to press like button, ठीक है। शादाब सर, ओके बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन करेक्ट, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ, द क्वेश्चन is on your screen and you have 1 minute to solve this question and the time starts now. Solve it. सब सॉल्व करिए प्लीज, and if you are facing any doubt you can either message to Ramesh sir or to me also. I guess सिद्धार्थ को पोल नहीं दिखता है बार बार, एक ही दिक्कत है। The time is up, the time is up. Should I give you more time or 1 minute is sufficient to answer? You can tell me in the chat now, sir we need more time also, so I will give you more time then, otherwise you can answer here. More time, बच्चे अपनी स्पीड तेज करो, इंक्रीज योर स्पीड, प्रैक्टिस कमी है, स्पीड इंक्रीज करें। चलिए तो आंसर्स मेरे ख्याल से काफी बच्चों के तो आ भी गए हैं, सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स। तो लेट्स सी, मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर दिया, कुछ ने ए बी डी बी दिया, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ना। You are given with electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter and dipole is placed in external electric field. The maximum torque on the dipole is, बेटा tau maximum निकालना है, तो tau का फॉर्मूला कितना होता है पहले बताओ, PE sin थीटा, याद है आप लोगों को, अगर मैक्सिमम करना tau को तो P तो कांस्टेंट है, मतलब Q इंटू डी के बराबर इंटू E, और sin थीटा का वर्ग दो 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, Q कितनी वैल्यू दे दिया 1 10 की पावर -6, D की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -2, है ना, मीटर में आ गया, और इनटू E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 5, कितना है बच्चा 10 की पावर 5। तो आंसर सीधे सॉल्व करने पे आएगा
2 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। हाँ, तो ये आंसर आ गया बेटा सीधे सीधे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो, आंसर भरो। अगर इन क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे तो नीट का एग्जाम कैसे करेंगे, है ना बच्चों। तो टाइम इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑल्दो जिसका आंसर सी ऑप्शन सही है जल्दी से यस प्रेस करेगा। ऑल्दो जिसका आंसर सही है वो यस प्रेस करो, यस बटन। प्रेस यस बटन। चलो, और जिनको अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना है, मैक्सिमम टॉप कैसे निकालना है, वो क्या कर सकते हैं, अब लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। दे कैन प्रेस द लाइक बटन। आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए जिनका आंसर गलत हो गया था और अब उनको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ओके बच्चों। चलो तो आगे मूव करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो आगे मूव करते हैं। सिद्धार्थ क्वेश्चन पे ध्यान दे, चैटिंग चैटिंग मत कर मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो ना। ये क्या हुआ, क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको सबको दिख गया होगा स्क्रीन पर नाउ, ठीक है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर आंसर राइट इन चैट बॉक्स। For this question, you can write the answer in chat box also. The time is up. The time is up. Please write your answer in the chat box. Everyone, please write your answer in the chat box. The time is up. Please write your answer in the chat box. The time is up. Please write your answer in the chat box. Okay, see the question. Question पढ़ो। Electric field due to a short dipole at a distance r on the axial line from its midpoint is same as that of electric field at a distance r dash on the equatorial line. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। यहाँ पर दूरी r है, यहाँ पर दूरी r डैश है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 2kp वेक्टर बाय r क्यूब बराबर यहाँ फॉर्मूला कितना होगा माइनस kp ना, यहाँ फॉर्मूला कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड बात करें तो kp वेक्टर बाय r डैश का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करें सब कुछ हम। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 2kp, या kp तो kp से कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, हमें क्या निकालना है r बाय r डैश। तो r बाय r डैश का क्यूब कितना हो गया मेरा 2 के बराबर, तो r बाय r डैश कितना हो गया बच्चे क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब, अरे पेन को क्या हो गया यार, पेन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यूब रूट 2, the correct answer is cube root 2, not root 2 or 1 by 2. Yes, cube root 2 is the right answer. All students who have got this answer as correct answer, please press yes. All those who have got this answer as correct answer, please press yes. Yes press करो जिसका आंसर आया। अब ये महा सिंपल क्वेश्चन था, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबको बनना चाहिए था यार, ये सबसे बनना चाहिए था।
अब गलती अगर समझ में आ गई है तो लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर आपको लग गया पता कि आपकी गलती क्या थी, समझ में आ गई गलती, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। प्लीज प्रेस लाइक बटन अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई है तो। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन यू फ्रॉम यू गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ऑल 4 करेक्ट, ऑप्शन बी 3 करेक्ट, ऑप्शन सी 2 करेक्ट, ऑप्शन डी 1 करेक्ट। अब 1 तो करेक्ट हुआ ही होगा। आंसर करना है पोल पे, इसके लिए पोल पे आंसर करो, ठीक है ना। प्लीज आंसर फॉर दिस ऑन द पोल। पोल पे आंसर करो। सारे करेक्ट है तो ए ऑप्शन ओनली 3 करेक्ट, तो बी ऑप्शन ओनली 2 करेक्ट, सी ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट, डी ऑप्शन। और जो आंसर नहीं कर रहा होगा ना, मतलब समझ लो, समझ जाओ मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। जान भी यार कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि चारों सही है तो ए ऑप्शन, 3 सही है तो बी ऑप्शन, 2 सही है तो सी ऑप्शन, 1 सही है तो डी ऑप्शन। इफ यू हैव गॉट ऑल 4 क्वेश्चन करेक्ट, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, बताओ कौन सा सही है तुम्हारा। कॉमन सेंस यूज करो यार थोड़ा, ठीक है। तो देखो यार क्लास में काफी बच्चों के सारे सही हैं, बी सी एक भी, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, डेट्स इट। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ये करने चाहिए थे अपने को। तो यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। क्वेश्चन के बिना नहीं काम चलेगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। फर्स्ट यू हैव टू, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइस। तो क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। व्हाट डज द क्वेश्चन से? प्लीज रीड द क्वेश्चन। The question says a dipole is formed by a 2-point charges minus q and q, by a 2-point charges minus q and q, each of mass m, each of mass m, ठीक है ना, each of mass m, and charges are q and minus q. Both the point charges are connected, both the point charges are connected by a rod, both the point charges are connected by a rod length L mass m1, length L mass m1. This dipole is placed in uniform electric field, this dipole is placed in a uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमको बच्चे, मान लो दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस पर हमको प्लेस कर दिया गया हमारा डाइपोल सिस्टम। तो डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If the dipole is distributed by a small angle, disturbed by a small angle theta, मतलब कि स्टेबल पोजीशन से इतना एंगल ऊपर लेगा थीटा, prove that its motion will be almost SHM. We have to prove that its motion will be almost SHM. हमें प्रूव करना है कि इसका मोशन क्या होगा, एकदम से SHM टाइप से होगा आपका, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चे सिस्टम दे दिया आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डायपोल सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। और अगर मैं थीटा को हल्का सा डायपोल मोमेंट को, डायपोल सिस्टम को हल्का सा थीटा एंगल क्या करता हूं मैं, इसको रोटेट करता हूं, तो क्या होगा, और डीप करता हूं उसको, वहां से रिड्यूस करता हूं, तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। ऐसे मैंने आपको समझाया भी था। तो अब ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था आपके सामने। तो फॉर्मूला फॉर द टॉर्क वाज, ध्यान से सोचो कितना आया था बच्चे, पीई साइन थीटा। कितना आया था बच्चे, पीई साइन थीटा आया था। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर थीटा वाज इन दिस डायरेक्शन और टॉर्क आया था इन दिस डायरेक्शन। कैन यू गाइस सी? भाई बताओ भाई, हाँ और ना में जवाब देना मुझको। क्या याद है आप लोगों को ये चीज? इज इट क्लियर और नॉट? कि टॉर्क थीटा को हमने किया बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमने बात की थी पिछले क्लास में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन और लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, माइनस साइन और लिख देंगे। तो टॉर्क कितना लिखा था हमने, माइनस पी साइन थीटा भी लिखा था, हमने डेरिवेशन करने के लिए यूज भी किया था इसको। तो टॉर्क हो गया माइनस पी साइन थीटा। अगर मेरा थीटा स्मॉल है, इफ माय थीटा इज स्मॉल, देन साइन थीटा विल बी रिटन एज नियरली इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा हमारा बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा टॉर्क को माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा। क्या लिखूंगा, माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा लिखूंगा।
अगर तुम ध्यान से देखो P की वैल्यू E की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो बेसिकली टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा दिख रहा है। अगर ये वाली रिलेशन अगर हमारा आएगा तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ, तुम्हें याद होगा कि टॉर्क कैन बी रिटन एज I इंटू एल्फा, टॉर्क कैन बी रिटन एज I इंटू एल्फा, तो I इंटू एल्फा विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अगर ऐसा है तो I भी क्या हो गया, तो अल्फा भी क्या हो गया बच्चे, कायदे से कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो अल्फा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा दिख गया, है ना। देखो अल्फा भी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हमको दिख गया। अगर तुम ध्यान से लिख लोगे ना इसको, चलो मैं ऐसे करता हूँ एक बार स्टेप इसको ना ढंग से लिख ही देता हूँ। तो बेसिकली वी कैन राइट ना टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा। तो यहाँ से अल्फा कितना हो गया, माइनस पीई बाय आई इंटू थीटा, करेक्ट है भाई। तो यहाँ से अल्फा दिख गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये कंडीशन हो गई अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, मतलब एसएचएम कंडीशन, एंगुलर एसएचएम कंडीशन, बिल्कुल पेंडुलम जैसा ही। सही, जानवी ने बिल्कुल पकड़ लिया सब, पेंडुलम डेरिवेशन बहुत अच्छे, मतलब रिवाइज कर रही है लड़की। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, पीई बाय आई के बराबर। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हो अब तुम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई रूट में आई बाय पीई, दैट्स योर आंसर। अब पी पता है, ई पता है, आंसर आ जाएगा। अब आई निकालना है तो आई कैसे निकाल सकते हो, दोनों मास के लिए वो आप निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना आता है, सेंटर मास के बाद निकाल रहे हैं, यहाँ पर सेम है ये। तो मास, ये दूरी मान लो इनकी कितनी दे रखी है, एल लॉट दे रखा है ना, टोटल एल है, तो यहाँ पर कितना होगा एल बाई टू ना, तो आई कितना होगा एम एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता होगा आपको, और ऑर्डर कितना होगा एम वन एल स्क्वायर बाई 12, दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पर पुट करके आपके पूरा आंसर आ गया, प्लीज राइट इट डाउन। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया हो, बिकॉज उनको रिवीजन नहीं होगा एसएचएम का, रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवीजन होना चाहिए आपको थोड़ा सा, पिछले क्लास में बताया था, टॉर्क का पढ़ने को बोला था, और एसएचएम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अभी इसको लिखो, कोई भी इसमें डाउट होगा बाद में बताऊंगा, पहले घर मतलब क्लास एंड होने के बाद ये सारा रिवाइज करोगे, कौन से सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है, ये रिवाइज करोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिनको अगर समझ में आ चुका है बिल्कुल क्लियरली, तो वो फटाफट से लाइक बटन प्रेस करिएगा। कौन सा बटन प्रेस करेंगे, लाइक बटन प्रेस करेंगे अगर आपको समझ में आ गया। वैसे आपको हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत आई हो, उसके लिए रोटेशन कंसेप्ट पढ़ो, उसमें चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, क्योंकि यहाँ काम आएगा क्वेश्चन में। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो विद दिस हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट आज का। तो नाउ वी विल स्टार्ट अ लेक्चर। तो बच्चों आपको ये क्विज सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपको क्विज सेशन अच्छा लगा है तो यू कैन प्रेस ऑन क्लैप बटन। आपको, आप चाहते हैं कि ऐसे क्विजेस आते रहें बार बार, तो क्लैप कर सकते हैं, या फिर आप चैट में मुझको प्राइवेटली बता सकते हैं कि सर ऐसे क्विज सेशन आप रखिए, ऑल्टरनेट डेज में हम ऐसे क्विज सेक्शन रखेंगे, ऐसे क्विजेस, ठीक है ना। तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक फॉर योर क्विज सेक्शन ऑल्सो, कि सर केबीपीसी कौन बनेगा फिजिक्स चैंप, ऐसे सवाल हम करवाएं आपसे या नहीं करवाएं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो शुड वी मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। यस, इट्स नेम इज केबीपीसी। जब आप करेंगे तभी आपके होंगे, ठीक है ना। तो केबीपीसी विल बी रिपीटेड एवरी alternate lecture, every alternate lecture KBPC will be repeated and also from anywhere। अब ये भी रख लेते हैं, कहीं से भी रखेंगे तो पुराना रिवाइज करते रहो, पुराना टॉपिक रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। केबीपीसी मतलब कौन बनेगा फिजिक्स चैंप, लेट्स सी। तो आज का टॉपिक जो है, द टॉपिक फॉर द डे इज, एवरीवन प्लीज, द टॉपिक फॉर द डे इज नाउ। अभी हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे एरिया के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे एरिया के बारे में।
तो एनी वन ऑफ यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज एरिया? एरिया स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? एनी वन? कोई भी बता सकता है एरिया क्या है, वेक्टर या स्केलर? यू कैन राइट इन चैट एंड आंसर टू मी। हाँ, तो हमने अभी तक बचपन में पढ़ा है एरिया स्केलर है, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज रिमेंबर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम नाउ ऑन, यू विल रिमेंबर इट। ऐसे याद कर लो सर, क्यों क्या नहीं करेंगे। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अब तुम मैथ्स पढ़ते नहीं हो, जो लोग कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री या फिर 3D वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें आपका आता है। तो बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बचपन में काम चला लिया, बट फॉर नाउ वी विल ट्रीट एरिया टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब बात करेंगे सर एरिया है तो कैसे लिखे हम, कैसे लिखा जाएगा हमारा तो देखो मैं क्या लिखवा रहा हूँ आपको बेसिकली, हाउ वी विल राइट एरिया वेक्टर ना। तो मान लो आपको यू हैव अ स्क्वायर एनीथिंग एंड इट इज ए बी सी डी। ये स्क्वायर है, इसका ए बी सी डी है, साइड बच्चे कितनी मान लीजिए ए है, ठीक है ना। तो द एरिया वेक्टर विल बी रिटन एज ए बी साइड क्रॉस ए डी साइड, क्रॉस ए डी साइड। तो ए बी साइड का क्रॉस कर दो ए डी साइड से, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा एरिया वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पर अपना एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो बेसिकली अब एरिया तो निकालना हमें आता है, ए स्क्वायर, डिस्क का बोल दिया पाई आर स्क्वायर, है ना, स्फेयर का बोल दिया वो भी निकाल लेंगे, क्यूब का भी निकाल लेंगे, सब का हम एरिया का मैग्नीट्यूड जानते हैं। अब डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी वो समझते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ 2D बॉडी। कौन सी बॉडी हमारी ये 2D है। तो 2D के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जनरल बात कर लेते हैं, जनरल डेफिनेशन कर लेते हैं कि एरिया इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू इट्स प्लेन, टू इट्स प्लेन। एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा अपने प्लेन के। क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा अपने प्लेन के, ये याद रखेंगे बस। तो एरिया इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अगर मैं यहीं पर 2D ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मान लो तो मैंने इसी ऑब्जेक्ट को उठाया, मान लीजिए, देख लीजिएगा। इफ आई एम देखो मैंने कुछ ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा, आपके सामने अगर बन पाए तो, बने तो अच्छा लगे तो क्लैप करना, है ना। इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं आपके पास समझाऊं अच्छे से। और तो मान लो ये क्या है, आपका एक शीट है, मान लीजिए इट इज लाइक अ शीट। तो ये शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओ, इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओ। तो इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है इसके बाहर, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो दिस विल बी योर एरिया वेक्टर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। तो ये क्या होगी, हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्या होगी बच्चे, हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बस इसे याद रख लीजिए आप। इसे आपसे क्या करती हैं, आप याद रखेंगे एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर सरफेस। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर बाहर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। हाँ भाई, कुछ भी ले ले, कोई इशू नहीं है। बट जो एक बार तुम एक बार जो डायरेक्शन फिक्स करोगे वही तुम्हारी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, याद रखिएगा। तो जनरली प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में ही आप ले लिया करो डायरेक्शन, कोई इशू नहीं होता, आंसर हमेशा सही आता है, ठीक है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इफ इट इज क्लियर देन प्लीज टेल मी बाय प्रेसिंग द यस। डाउनवर्ड कैसे होगा बच्चे, यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं हो सकता ना, इसके परपेंडिकुलर। तो देखो अगर मेरे पास एक शीट है, मान लीजिए, मान लो मेरे पास कोई शीट है, मान लो मोबाइल को शीट ले लेते हैं अपन, लेट्स टेक दिस मोबाइल टू बी एज अ शीट। ये हमने शीट ले ली, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, इसके नीचे नहीं, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये हो गया ऐसे, तो पेन की डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर, सी माय फेस, सी माय फेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में लेंगे अपन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हम बात करते हैं आगे। इसको बिना फोन देखना है, फोन कौन सा है आपका, मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें ना। हाँ संजना, इट कैन बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, नो इश्यूज। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं अब, तो प्लीज आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक डिस्क है बच्चों, दिस इज अ डिस्क, दिस अ डिस्क, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। बना लेना जरा डिस्क को।
ठीक है, डिस्क का रेडियस आर है, डिस्क का रेडियस आर है, ओहो डिस्क का रेडियस आर है। बताओ एरिया वेक्टर कितना होगा? एनीवन प्लीज टेल मी द एरिया वेक्टर, वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर कितनी होगी, कैसे लिखेंगे? आप मुझको बता सकते हैं एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे? एनीवन, हाउ विल वी राइट द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर? कोई तो चैट में बताओ आंसर। भाई एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो बेसिकली एरिया वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ वाला, तो इसकी तरफ। मतलब कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू जे क्या, तो हमने लिख लिया एरिया वेक्टर। दिस इज हाउ वी आर राइटिंग एरिया वेक्टर ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है इसका बच्चे, 2D ऑब्जेक्ट्स का हो गया। किसका हो गया आंसर? 2D ऑब्जेक्ट्स का हो गया। ठीक है चलो, अब 2D की बात कर ली तो 3D की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 3D। लेट्स टॉक अबाउट 3D। तो मान लीजिए 3D ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ क्यूब ले लेते हैं, लेट्स टेक अ क्यूब। To see we have a cube over here. अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा लग रहा है क्या ये? तो बच्चों मान लो ये क्यूब है ये, तो इज अ टाइप ऑफ अ क्यूब, दिस अ टाइप ऑफ क्यूब। क्यूब मान लो, क्यूब के लिए इसमें फील नहीं आएगी तुम्हें ना, लेट मी ड्रॉ इट ना फटाफट से। तो क्यूब ले लेता हूं मैं, बना देता हूं। तो क्यूब देखो क्या है, ओके यू हैव अ क्यूब नाउ। अब इस क्यूब की ना बहुत सारी सरफेसेस हैं, तो दिस इज अ 3D सरफेस। तो 3D सरफेस में एरिया इज ऑलवेज, लिख लेना ये बेटा, एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल, is area is always normal and in outwards direction, and in outward direction, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होगा, और क्या होगा? नॉर्मल होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस की बात करूंगा, इस वाली सरफेस के बारे में मैं। बच्चे देखो इस सरफेस के लिए, देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? तो एरिया वेक्टर विल बी रिटन एज इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपर सरफेस, अगर मैं इस अपर सरफेस के बारे में बात करूंगा, यू कैन सी द अपर सरफेस। तो अपर सरफेस के लिए आपका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इसका बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना? तो सिमिलरली कैन यू गाइस सी दिस? कैन यू गाइस सी? ये क्यूब दिख रहा है आपको? कैन यू गाइस सी दिस क्यूब? अरे बोलो, क्यूब दिख रहा है ना? तो इस क्यूब का ये वाला साइड, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ, इस क्यूब का एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ। अगर ये नहीं दिख रहा तो ये देखो, ओहो बड़े वाला क्यूब। तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड का तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस वाली साइड का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड। इस साइड का इधर, इस साइड का नीचे, इस साइड का तुम्हारे सामने। अब एक साइड पीछे की तरफ भी है, देखो एक साइड पीछे की तरफ भी है मेरी तरफ, तो मेरी तरफ आ गया, मेरी तरफ आ गया, और इधर का इधर की तरफ। साइड डायरेक्शन क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या होंगे? इनके पॉजिटिव होंगे। इज इट क्लियर? तो जो एरिया वेक्टर होगा इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स टू द सरफेस, इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स द सरफेस। तो सिमिलरली इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना? खाली एरिया वेक्टर यहां पर होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा होगा, और पीछे वाले का कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो हमने एरिया वेक्टर हमने लिख लिया है। ये हमारा हो गया किसका? किसका हो गया? ये आपका व्हाट इज दिस? क्यूब का हो गया।
सिमिलरली अगर मैं बनाना चाहूँ स्फेयर के लिए, इफ आई एम ड्रॉइंग अबाउट अ फॉर अ स्फेयर, तो स्फेयर कैसे बना सकते हैं? दिस इज मान लो एक स्फेयर है, ये डिस्क नहीं है, स्फेयर मानना पहले बता रहा हूँ मैं आपको, इट इज अ स्फेयर। तो स्फेयर कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। तो स्फेयर के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और नॉर्मली आउटवर्ड दिखते हैं एन कैप दिखते हैं। नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन का लिखते हैं बेटा नॉर्मली आउटवर्ड, या फिर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं बेटा एन कैप डायरेक्शन। किससे? एन कैप डायरेक्शन लिखेंगे। और जो आपका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एन कैप हो गया ये। तो हमने एरिया वेक्टर जान लिया। तो वी नाउ नो द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर, कि एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, किसी को भी कोई इशू है इसमें? इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स लिखो। यस, फॉर अ स्फीयर इनफिनिट डायरेक्शंस आर पॉसिबल। फॉर अ स्फीयर इनफिनिट डायरेक्शंस आर पॉसिबल, तो हर डायरेक्शन द नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ। ओके चलो, तो वेक्टर ये सब कुछ। हाँ, बाहर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होगा, डेट सेट, ये मान के चलना है तुमको। तो हम ले रहे हैं, अब अगला चलते हैं बेटा। तो एरिया वेक्टर बस यही है, बस इतना ही एरिया वेक्टर है। अब हेडिंग डालो फटाफट से, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज ऐड द हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल फिगर ले रहा हूँ। लेट्स सी, आई एम टेकिंग अ, कोई मैंने क्या लिया बच्चे, मान लो एक, बच्चे देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर, एक कोई भी एक एलिमेंट, मतलब इस कोई भी बॉडी उठा लिया, मैंने एक बॉडी उठा ली है, मान लीजिए सी दिस अ बॉडी, दिस अ बॉडी, ठीक है ना, इसका कुछ एरिया होगा। अब यहाँ पर मैंने एक सेक्शन काटा, मैंने क्या यहाँ पर छोटा सेक्शन लिया बेटा। क्या लिया मैंने यहाँ पर? छोटा सा सेक्शन लिया। इस सेक्शन का जो एरिया है दैट इज डी एस, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट छोटा सा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे डायरेक्शन में जाएगा? सोचो, इसके परपेंडिकुलर, तो मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ ऐसे है आपकी, कैन यू इमेजिन? इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा डीएस वेक्टर। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जो जा रही है कुछ आपके ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है डी एस, इस एरिया वेक्टर का और ई वेक्टर के बीच का एंगल, जो हमने कैसे लिखा बेटा? थीटा। तो बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर कॉमा डी एस वेक्टर। तो द फ्लक्स मैथमेटिकली जो डिफाइंड हुआ है, मैथमेटिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई। किससे लिखेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? फाई से लिखेंगे। वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के बराबर। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के ये बराबर होगा, और डीएस वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये क्या होगा बेटा? डीएस वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। और डीएस वेक्टर कुछ नहीं है, यही है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है ना, एरिया वेक्टर ही है आपका, ठीक है बच्चों। तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज मार्क कर लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है ना, ये मार्क कर लीजिएगा आप। So ds vector is always perpendicular to surface, नॉर्मल। ये तो हमें पता है, ये हमने बात कर ली है। सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आप पढ़ेंगे ना, क्यों परेशान हो रहा है इतना, है ना भाई? चलो
अब देखो यहाँ पर क्या मैं छोटा एलिमेंट लिखूंगा तो डी फाई कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन हटा दूंगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट मैंने हटा दिया है तो ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं इसको, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, दैट इज ई एन डी एस, मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर अलोंग ds, along ds, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज करिए, ठीक है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देन यूज दिस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट, अब केस क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई तब की बात कर रहे हैं अपन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म then flux is written as, electric flux is written as integration E, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लो ना, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर कॉमा ए वेक्टर। ये ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स लिखा जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से बराबर होगा ई ए कॉस थीटा के, बराबर होगा ये ई ए कॉस थीटा के, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ये, प्लीज राइट इट डाउन। अगर लिख लिया है तो यस प्रेस करो, अदरवाइज मैं आगे मूव कर सकता हूं, और नहीं लिखा तो नो, नहीं लिखा तो नो, और लिख लिया तो यस प्रेस करेंगे। और थोड़ी अपनी स्पीड प्लीज इंक्रीज करिए। अच्छा, हाउ इज माई स्पीड, इज माई स्पीड ओके, और शुड आई गो स्लो और शुड आई गो फास्टर। बेटा आपको समझ में आ भी रहा होगा, जितने बच्चे मेरे से पढ़े भी हैं यहाँ पर बैठे हुए होंगे वो बता भी सकते हैं कि मैं कितना सिंपल सा लिख रहा हूँ अभी, है ना। बहुत धीरे चल रहे हैं हम, तो वी विल इंक्रीज आवर स्पीड नाउ, तो वी विल इंक्रीज आवर स्पीड नाउ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हुए, चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलो केसेस करते हैं, लेट्स डू सम केसेस, लेट्स डू सम केसेस। केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो वी आर ट्रीटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम ले रहे हैं बच्चा, अभी फिलहाल के लिए यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, और उसका केस ले रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के ही नॉर्मल हो जाए तो क्या होगा, देखो कैसे ना, प्लीज सी। फील नहीं आ रही, हटाओ। मान लो यू हैव अ शीट लाइक दिस स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है शीट का, ठीक है ना। दिस इज योर शीट, इमेजिन इट एज अ शीट, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आ रही है, नॉर्मल टू द सरफेस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब कुछ ऐसी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, ये पैरेलल लाइंस है, दीज आर योर पैरेलल लाइंस, एंड नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है, एंड दीज आर नॉर्मल टू द सरफेस। So these lines are normal to the surface। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, एनीवन कैन यू गाइस टेल मी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, चैट बॉक्स में बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर सरफेस, तो क्या एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, सोचो। तो क्या एरिया वेक्टर भी यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है, तो एंगल थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना है बच्चे, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमारा
0, तो दैट इज फ्लक्स कैसे लिख सकता हूं बच्चे मैं यहां पर ई ए कॉस थीटा, मतलब ई ए कॉस 0 मतलब बराबर कितना हो गया, सीधे ई इंटू ए के, सीधे ई इंटू ए के, सीधे बेटा ई इंटू ए के, ठीक है। लिख लिया, मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे एरिया को कवर कर रही हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे एरिया को कवर कर रही है, ध्यान से रख के रखना। तो पूरे एरिया से सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस बच्चे, नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में लेके चल रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ electric field is now along direction of, along the direction में देखो along plane लिख लो बस इसे ना, is along plane of the surface, देखो मान लो तुम्हारा ना सरफेस कुछ ऐसे है, लेट्स सी दिस इज योर सरफेस ना, दिस इज योर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में मान लीजिए, ठीक है। देखो इसी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन, कुछ भी मान लो, तो एरिया वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इस हमने बोला बच्चे मात्र कायदे से आउटवर्ड। तो ओवर हियर वी कैन सी दैट थीटा जो होगा मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना होगा यहाँ पर 90, कितना होगा बच्चे 90 डिग्रीज होगा, कितना होगा 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो बेसिकली मैं फाई कैसे लिखूंगा, ई इंटू ए इंटू कॉस 90 दैट इज बराबर 0। तो फ्लक्स कितना हो गया 0, फ्लक्स कितना हो गया 0, यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम, यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम, यहाँ फ्लक्स 0, ठीक है। अब इससे तुम्हें समझ में आएगी फिजिकल मीनिंग। कोई बच्चा मुझे पूछा था सर फिजिकल मीनिंग क्या है, तो फिजिकल मीनिंग समझो, फिजिकल मीनिंग समझेंगे बेटा प्लीज, एवरीवन प्लीज सी फिजिकल मीनिंग क्या है। तो क्या आप समझने को तैयार है फिजिकल मीनिंग, प्रेस यस और नो, जल्दी से यस नो में बताओ फिजिकल मीनिंग समझने को तैयार हो, यस। तो देखते हैं, तो बेटा ध्यान से देखो, दिस इज अ पेपर, कुछ पेपर मान लो है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो देखो अगर ये मेरा, दिस इज मेरा सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इस पेन से शो कर रहा हूं, दिस माय एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, सी एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ हो गया, मान लो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो फ्लक्स कितना है मैथमेटिकली 0 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी तो क्या इस एरिया को क्रॉस करेगी, क्या इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी, जल्दी सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास कर रही होंगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही है इस शीट से, नहीं ना, अरे भाई तो टच करके चली गई, पास होना तो टकराए फाड़ के फिर जाए अंदर, ये सोचो, ठीक है। ओके बच्चों, मतलब कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे सीधे ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे चली गई, ओहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ऐसे ऐसे चली गई, टच करते चली गई, बट इसके थ्रू पास नहीं करी। अब यहीं पर देखो जब ये केस है तो इसका एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो क्या जितने भी यहाँ पर आएंगे तो फाड़ कर पेपर से घुसकर इधर से निकल जाएंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इधर से जाएगी इधर से आ जाएगी, मतलब क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस कर रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करेंगी नहीं करेंगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्रॉस करेंगी। तो फ्लक्स बेसिकली बता क्या रहा है, फ्लक्स बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर सकती हैं, इस एरिया से क्रॉस कर सकती हैं। क्या अब तुमको समझ में आ गया,
क्या अब तुमको समझ में आ गया? हाँ और ना? बोलो भाई, क्या इज इट क्लियर कि फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? तो फिजिकल मीनिंग ये है कि भैया कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस अ एरिया, इस एरिया को कितनी हम कर सकती है, इस सरफेस को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकता है। तो फटाफट से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिजिकल मीनिंग लिख लेते हैं। तो फिजिकल मीनिंग, तो बच्चे ने पूछा था फिजिकल मीनिंग क्या होता है फ्लक्स का, तो प्लीज राइट इट डाउन, फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लक्स। तो आप फिजिकल मीनिंग देखते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड, मतलब फ्लक्स, फ्लक्स ई से मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये सिंपल, थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, inside the electric field represent total number of, represent total number of electric lines, total number of electric line of forces या फिर electric field lines, electric field lines crossing the surface, crossing the surface, क्रॉसिंग द सरफेस। ठीक है ना, यही फिजिकल मीनिंग है, यही इंग्लिश में लिख लिया, यही समझाया था कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं, उसका नंबर बताता है, काउंट बताता है ये। ठीक है ना, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर फॉर्मेट। तो यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी इसकी एसआई यूनिट। ठीक है ना, ऑल्सो ऑल्सो कभी कभी इसकी गॉस भी लिखते हैं, इसको इसको हम गॉस के बराबर भी लिख देते हैं। ठीक है ना, प्लस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वैल्यू जीरो भी होगी, तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो, it can be positive negative and zero, it can be positive negative as well as zero, याद रखेंगे। नेगेटिव कब होगी, जब थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज बेसिकली बिटवीन 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 से लेकर 180 के बीच में। ठीक है, राइट इट डाउन। ऋषिका, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव, आपकी आजादी है। लिख लीजिएगा, कोई डाउट हो मुझसे पूछो। ओके, अभी ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस स्लाइड, first of all please write this slide and then we will move to our next slide, the previous slide ना? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी बच्चों, प्लीज इंक्रीज योर स्पीड। और लेक्चर तो 6:30 तक चलेगा, लिख लो जिसका रह गया था, टेक अ स्क्रीनशॉट ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन। तो नाउ डूइंग सम क्वेश्चंस प्लीज, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। मुझे पता था कोई ना कोई पूछेगा, स्केलर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कैसी बात कर रहे हो यार, सोचो।
सोचो, बाद में बताऊंगा फिर इसका आंसर। ये ना डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, दिस आर माय डायरेक्शंस। ये y डायरेक्शन है, ये x है, दिस इज z, ठीक है, दिस इज z। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कैसी आ रही है। सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये वाला जो एंगल है ना, दिस पर्टिकुलर एंगल इज योर 53 डिग्री, दिस एंगल इज आर 53 डिग्री। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this disk of radius r, also E वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज योर E नॉट। सॉल्व इट, सॉल्व करो, एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व, try to solve। Please try to solve। डिस्क है ये, डिस्क रेडियस आर है, और ये सेंटर है इसका। लिखने के बाद एक बार आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप। If you want to give you answer, you can write in chat box also। संजना, वेरी गुड। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना। बेटा मुझे पता है कि जो मेरा फ्लक्स होगा यहाँ पर कितना होगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हमने डायरेक्ट देखो तरीके से पता चल जा रहा है, पैरेलल लाइन है हमेशा। तो कितना लिखेंगे, EA cos थीटा, और थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर कॉमा A वेक्टर। आप मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या आएगा मेरा, एरिया वेक्टर आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना। तो ये वाला एंगल हो गया ना मेरा थीटा। तो बेसिकली थीटा कितना एंगल हो गया मेरा यहाँ पर, 53 और 37। सोचो, इट इज 37 डिग्रीज, इट इज 37 डिग्रीज। तो बेसिकली कितना आंसर आएगा, EA cos 37। तो E का मैग्नीट्यूड कितना है, E नॉट पाई R स्क्वायर, और cos 37 होता है 4/5। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली 4/5 E नॉट पाई R स्क्वायर। अब तुम लोग ने आंख बंद करके एंगल देखा और आंसर लिख दिया, गलत है। सोचो, थीटा मैं बार बार बताया तुम्हें पहले भी कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A, और हमें वो एंगल नहीं देखा था, तो थीटा में निकालना पड़ गया। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो है तो सिंपल सा क्वेश्चन, बट हमें क्वेश्चन में दिक्कत दे सकते हैं ऐसे ना हमें। तो क्लियर आंसर, ऑल दो जिसका आंसर सही था जल्दी से यस प्रेस करिए, ऑल दो जिसका आंसर सही था यस प्रेस करो। जिसको अपनी गलती समझ में आ गई है वो लाइक बटन प्रेस करना, वो लाइक बटन प्रेस करो। जिसको अपनी गलती समझ में आ गई है लाइक बटन प्रेस करे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया।
चलिए, तो क्या शुड वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन देखेंगे क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया लिखना, थ्रू अ सरफेस of area 20 meter square lying in YZ plane, और मैं आपको एक्सेस दे देता हूं, आपका नॉर्मल एक्सेस, तो यहाँ परेशान होते रहो। तो दिस इज योर एक्सेस, दिस इज योर Y, दिस इज योर X एंड दिस इज योर Z। सॉल्व इट और न्यूमेरिकल आंसर चैट बॉक्स में लिखो। फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेक ओनली 1 minute। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छे शुभांगी, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट आंसर। फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर लाइंग इन YZ प्लेन। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, दैट्स इट। एरिया वेक्टर डायरेक्शन आ जाएगी ना तो क्वेश्चन हो जाएगा, सोच लेना बस। सोचो YZ प्लेन कौन सा होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है। तो टाइम इज ओवर। तो देखो क्या है बेटा, हमने बोला है कि आपको YZ प्लेन दिया, तो YZ प्लेन, तो मतलब कोई भी अगर सरफेस होगा, आर्बिट्ररी शेप का भी सरफेस ले लोगे तो वो किधर लाई करेगा, कुछ ऐसे ही लाई करेगा इधर की तरफ, उसका एक्स में नहीं है कुछ कोऑर्डिनेट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा एरिया वेक्टर। तो दैट इज एरिया वेक्टर जो हमें गिवन है ना, वो हमें ट्रिक से निकालना है 20i कैप x डायरेक्शन में। तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर जो तीसरा नहीं है वो होगा 20, ये ए वेक्टर कितना 20i कैप, ई वेक्टर गिवन है हमें 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बच्चा फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम, सीधे सीधे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वैल्यू पुट कर दो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब तुम्हें डॉट पुट करना आता है ना, नहीं आता है तो सीखो। तो वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 6 120, खत्म, I 1 JI 0 KI 0 खत्म। तो आंसर कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स आंसर। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हमसे आते हैं। तो हम कहाँ टक रहे हैं, हमें वेक्टर रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रिवाइज वेक्टर, एवरीवन शुड रिवाइज वेक्टर, सब लोग वेक्टर देखें, वेक्टर रिवाइज करें, बिना वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड दिक्कत देगी। ऑल दोस्त, यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं जिनका आंसर सही आया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब जिनको समझ में आ गया है पूरा, जिनका गलत हो गया था, हो भी गया, वो सब लोग लाइक बटन प्रेस करेंगे। प्लीज प्रेस लाइक बटन अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब प्लीज प्रेस लाइक बटन इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। बहुत अच्छे। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे चलूं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, 3D क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो क्वेश्चन करना, तो मुझे चैट में डन लिख के भेज दीजिए, चैट में डन लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा फिर।
Okay, let's move next. Do a question. मुझे लग रहा है कि आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है, आपको फिजिक्स समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके बुद्धि में जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो बताइएगा। अब वो डिपेंड करती है बुद्धि है कहाँ, यहाँ पर या फिर घुटने में, है ना। चलिए, मतलब देखो, आपके पास ना मतलब बहुत बढ़िया टाइम है कि आप अपना इस टाइम को अपना अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है ना। तो ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन बनाने से पहले फिगर ड्रॉ करो यार एक बार। क्यों साइड है, क्वेश्चन देखना। फ्लक्स थ्रू क्यूब। बेटा ये इलेक्ट्रिक चैप्टर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि चलना, कोई और मत लेना फ्लक्स। 2 E नॉट A स्क्वायर 0 4 E नॉट A स्क्वायर 6 E नॉट A स्क्वायर। सॉल्व करो एक बार, सोचना। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए। यू हैव 1 मिनट टू थिंक, यू हैव 1 मिनट टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्यूब दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस इलेक्ट्रिक इसके थ्रू क्या जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस क्यूब से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। इज इट 0 4 E नॉट A स्क्वायर 6 E नॉट A स्क्वायर और 2 E नॉट A स्क्वायर? प्लीज आंसर वाइजली। डोंट आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं नहीं पढ़ रहा चैट बॉक्स, कर लो क्या करते हो। चैट बॉक्स पढ़ ही नहीं रहा हूं, खुला ही नहीं है। आ रहे हैं, मैं मैसेज पढ़ूंगा ही नहीं। यू हैव टू आंसर ऑन द पोल आफ्टर 20 सेकंड्स। मैं 20 सेकंड का पोल लॉन्च करूंगा, पोल पे आंसर बताओ, वहां से पता चलेगा मुझे किस बच्चे ने आंसर दिया है। देंगे ना पोल, बिल्कुल देंगे। तो पोल आपकी स्क्रीन पर लॉन्च हो रहा है, आंसर ऑन द पोल। प्लीज आंसर ऑन द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल। जल्दी से पोल पे आंसर करो सब। एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल ना। बहुत ही अच्छे, चलो पोल को एंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज आंसर। बच्चों ने बी को तो मैक्सिमम आंसर दिया, पर देयर मेनी स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी। तो सर समझने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम क्वेश्चन को समझने के लिए फटाफट से मेरे को देखें आप। प्लीज सी माय फेस, प्लीज सी माय फेस, है ना। मेरी स्क्रीन देखो और स्क्रीन पे देखो ये बॉक्स होगा आपके पास। यू कैन सी दिस क्यूब ना। क्या आपको एक क्यूब दिख रहा है सबको? बेटा सोचो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पेन की डायरेक्शन में क्या बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ दिस पेन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ दिस पेन, कैन यू सी। वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। बट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए इधर की तरफ होगा? सोचो भाई, इस सरफेस पर तुम्हारी तरफ इधर ही। तो मुझे बताओ ई और ए के बीच में यहाँ पर कितना एंगल है? पोल में चैट में आंसर देते रहना। ई वे ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0। तो इस सरफेस से फ्लक्स आएगा, आएगा, कितना आएगा? ई नॉट इंटू एरिया, सीधे सीधे।
सिमिलरली इस सरफेस के साथ एरिया वेक्टर ई वेक्टर के बीच में कितना एंगल है बेटा, देखो कितना है 90। तो cos 90 0, कोई फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कितना, फ्लक्स कितना 0, नो फ्लक्स। सिमिलरली यहां पर भी कितना, ओहो पेन गिर गया बच्चों, तो पेन ये ले लेते हैं, ये नहीं गिरेगा। मान लीजिए ये लीजिए फिर से 90, नो फ्लक्स। सिमिलरली पीछे की तरफ कितना 0 फ्लक्स, नीचे की तरफ फ्लक्स इतना 0। बट यहां पर तो आएगा E इंटू ए, अरे बताओ इस सरफेस से फ्लक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा E इंटू ए कॉस 180, E इंटू ए कॉस 180। एंगल कितना है, ए वेक्टर देखो ये रहा आगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस पेन इज एरिया वेक्टर। तो एंगल तो आ गया, तो ई और ए के बीच में एंगल आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 180 आ रहा है। अब स्केलर एडिशन होती है ना भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज अ कौन सी क्वांटिटी है फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका होगा, ये स्कूल में भी पूछना क्वेश्चन आपसे, तो लिख लीजिए टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, सरफेस 6। तो मान लो ये सरफेस नंबर 1 हो गई, दिस सरफेस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सामने वाली 5 और एक 6, आगे पीछे सबको नाम दे दिया। तो बेटा इनकी वजह से लिखूंगा E इंटू ए कॉस 0 प्लस E इंटू ए कॉस 180 प्लस 4 इंटू ए इंटू कॉस 90। आई गेस इतना समझ को आया होगा। तो वैल्यू लिखो कितना आएगा, E इंटू ए स्क्वायर प्लस E इंटू ए स्क्वायर इंटू -1 प्लस 0। तो बेसिकली फाइनल आंसर कितना आ गया, यहाँ पे ऐड करने पर 0 ही आ गया है। तो यहाँ फाइव टोटल कितना है बच्चे 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 0 थ्रू दिस क्यूब से कितना आ गया भाई, क्यूब से आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से रिजल्ट आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, आई विल टेक 5 more minutes, क्योंकि इनिशियल लेक्चर में हमारे 5-6 मिनट जाते हैं रोज, बिकॉज ऑफ योर रिवीजन एंड ऑल्सो योर ऑडियो चेक, है ना। तो मैं 5 मिनट और लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं इसके साथ। तो देखो यहाँ पर इसमें टोटल फ्लक्स कितना है 0, इसे क्लियर है नहीं है, ये 0 हो गया, फ्लक्स कितना है 0। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकल गई, मतलब नेट कितना 0, नेट कितना 0। इट इज लाइक दैट कि मान लो तुम्हारे पास अभी कुछ रुपए पैसे नहीं है, ये सोचो मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई पर्स नहीं, 1 भी रुपया नहीं है। घर में रिश्तेदार आते हैं, बुआ आती है, बुआ ने 100 रुपए दिए तो मम्मी को मैंने 100 रुपए दे दिए, मम्मी ले लेती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, है ना, हुआ है तो मुझे यस और नो में आंसर करना है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ कि तुम बैठे हुए, बुआ ने तुम्हें 100 रुपए दिए, मम्मी ने 100 रुपए ले लिए, कुछ बचा तुम्हारे पास नहीं बचा, तो आंसर कितना 0। तो अगर यूनिफॉर्म पैसा आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसी उतनी बाहर निकल गई, तो फ्लक्स कितना 0, दैट्स इट, नो बैलेंस। मेरे साथ तो अभी भी होता है, पापा भी पैसे दिए मम्मी ले गई, है ना भाई, बुआ ने पैसे दिए, चाचा ने पैसे दिए, हमारे पास जेब में नहीं बचा, आगे दे दिया हमने सारा का सारा, तो कुछ नहीं मिला, खत्म। तो यहाँ फ्लक्स इतना 0, बट याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया है हमारा आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, बोलिए जी। और ये क्लोज्ड फिगर है, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। अभी धीरे धीरे और फील आएंगी तुम्हें, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वी विल डू मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अब क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो फटाफट से होमवर्क क्वेश्चन ले लो, फिर तुम जा सकते हो, बट होमवर्क क्वेश्चन लेके जाओ।
और मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि काफी बच्चे यहाँ पर बने हुए हैं अभी तक, और जो अभी तक यहाँ पर है ना उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं तुम्हें बोला भी है, काफी बच्चों को पता भी होगा कि ऑल दोस्त जो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, मतलब कि ये एग्जाम ना तपस्या मांगती है, मैं से क्लास में बोलता हूँ ये एग्जाम तपस्या है बेटा, और तपस्या को भंग करने के लिए ना बहुत सारे यहाँ पर क्या है, इस तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारे मेनकाएं आती हैं, वो मेनकाएं कुछ भी हो सकता है। अब होशियार है लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है ना, तो इट्स योर बेसिकली इट कैन बी एनीथिंग। तो आओ अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो प्लीज, प्लीज टेक अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। बड़ा तपस्या होती है, वो साधु संत नहीं कहते तपस्या, मेहनत करते हैं, लगे रहना होता है। कहने से तपस्या कौन है, हाँ बेटा मैं समझ रहा हूं कौन है ये। अच्छा क्या पूछना चाह रहे हो तुम? प्लीज सी द क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, तुम्हारे बुक में देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू E नॉट इंटू एक्स आई कैप। बच्चे देखो मतलब एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है ये, दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और यहां पर अगर ये 0,0 है, दिस इज 0,0, तो ये पॉइंट इज L,0, मतलब यहां से यहाँ की दूरी जो है ना वो कितनी दे दी, मैं L दे दी है, और आप क्या समझेंगे, हाँ साइड ए दे रखी है हमको, कितने देर का साइड ए दे रखी है हमको। यू हैव टू फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स वाया क्यूब, फ्लक्स वाया क्यूब, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स वाया क्यूब, ठीक है ना। फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग सम, अच्छा ना पिछले क्वेश्चन में एक दिक्कत भी आ गई यार, नहीं सही है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, सही है, सब सही है। फ्लक्स वाया क्यूब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दिस इज योर फॉर होमवर्क ना, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, और जो क्वेश्चन करके लाएगा मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी मेरी नजर में। तो ऑप्शन लिखे ना 0, ऑप्शन बी E नॉट इंटू ए क्यूब 2 E नॉट ए क्यूब, ठीक है, या फिर E नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू एल। होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। यस आई विल चेक इट इन क्लास कि कौन करके लाया कौन करके नहीं लाया, मैं चेक करूंगा क्लास में, सबको करना चाहिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन से इट अ टॉफी क्वेश्चन ना, टॉफी देते हैं ना इस क्वेश्चन के लिए, टॉफी मिल सकती है आपको, तो टॉफी वाला क्वेश्चन है, बढ़िया चॉकलेट क्वेश्चन। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है। That's all today. If you guys want to leave, you can leave. पर कल हम गॉस लॉ शुरू कर देंगे, we will start गॉस लॉ from tomorrow. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गॉस लॉ शुरू कर देंगे। बाय बाय एंड प्लीज आंसर ऑन दिस पोल ऑल्सो, एक पोल आंसर कर जाओ मेरे लिए, प्लीज आंसर on the feedback poll. Did you enjoy the class or not? If you enjoyed, please press yes. If not, then press no. No issues. And you can also write in the chat box. Chat box में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं मेरे लिए, आप और क्या चाहते हैं। अच्छा आपको अगर केबीपीसी वाला अच्छा लगा तो मैं उसको भी लेकर आया करूंगा क्लासेस में, ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है। All those who want to go, they can leave the meeting, and if you have any doubt, you can stay.